हेलो पैरामेडिकल आर्मी, कैसे हैं आप लोग गाइस। मेरा नाम अमित त्रिपाठी है और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। वो है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। मानव के अंदर जो बड़ी आंत होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, आपको पता है कि मानव, जिनका जूलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, उनके लार्ज इंटेस्टाइन और बाकी दूसरे जो एनिमल हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत फ़र्क होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क जो है वो सभी एनिमल में बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ एनाटमी और कुछ फिजियोलॉजी और कुछ उसकी जो हम कह सकते हैं जो फीकस का इंग्रेडिएंट वगैरह हैं, इसमें कुछ वेरिएशन होता है। तो कहने का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन पूरी दुनिया में सभी एनिमल का एक ही तरह है, एक ही वर्क उनका होता है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम एनाटमी फिजियोलॉजी ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे एनिमल से भी हम इसका कंपैरिजन, इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन जो है, कंपैरेटिव स्टडी, ये भी हम करेंगे। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं मानव की लार्ज इंटेस्टाइन की, उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी की, उसका क्या वर्क है। यदि वो सही तरीके से प्रॉपरली काम ना करे तब क्या दिक्कत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये किसी मानव का ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लीवर है, इसके बाद गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाकी सारे हिस्से हैं, और इलियोसिकल वॉल्व जो इलियोसिकल जंक्शन है वो भी यहाँ दिख रहा है। हेपेटोपैनक्रियाटिक जो जंक्शन है वो भी यहाँ दिख रहा है। तो आपने जो एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अगर वो आपको याद है तो आप लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। गाइस, लार्ज इंटेस्टाइन जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पाचन तंत्र में दो प्रकार के जो इंटेस्टाइन है वो दो भागों में डिवाइड है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। आप ध्यान से पढ़िए, समझिए हर चीज़ को। वीडियो थोड़ा लंबा है तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर बात को समझिए। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन दो हिस्सों में डिवाइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो होती है नियर अबाउट 6.5 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई, ये लार्ज नाम से लार्ज है लेकिन इसकी लंबाई होती है ओनली 1.5 मीटर। तो याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर नियर अबाउट, एंड द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर ओनली। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ ये समझिए कि स्टमक जहाँ समाप्त होता है, स्टमक जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर एक तरह का स्पिंचर बनता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। हमें याद है ना, स्टमक के तीन हिस्से होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो ऊपर जो होता है जहाँ इसोफेगस स्टमक से जुड़ते हैं उसे हम कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। जहाँ पाइलोरस का हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडिनम से जुड़ता है वहाँ पर होता है पाइलोरिक स्पिंचर। गाइज़, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले से भी अपलोड कर रखी हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोजीशन इन सर्जरी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और बाकी सारी चीज़ें भी। तो आप वो सारे वीडियो पुराने मेरे देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। बहरहाल, हम यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। जहाँ इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है, जैसे मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है, आप देख सकते हैं
वहाँ पर एक जंक्शन बनता है, एक वॉल्व बनता है जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। फिर से समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जहाँ जुड़ती है वहाँ पर एक वॉल्व बनती है, इलियोसिकल वॉल्व। वो वन साइडेड होती है। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फीकल मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू आती है, लेकिन रिवर्ट बैक होकर वापस नहीं जाती है। ओके, ठीक है। एक मैं आगे और आपको यहाँ पर फिगर दिखाना चाहता हूँ, इसे देखकर आप थोड़ा और ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक जंक्शन बना है, एक वाल्व होती है वहाँ पर जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व से जो फीकल मैटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, ये देखिए, ये आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, डुओडिनम, जेजुनम, इलियम, 3 हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो इलियम वाला हिस्सा है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से मिला होता है। ओके, यहाँ पर एक तरह का वाल्व बना है जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व इसलिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडिनम, जेजुनम, इलियम, आखिरी हिस्सा इलियम है, और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलन और रेक्टम हिस्से होते हैं। तो उनका पहला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। तो लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। आई रिपीट अगेन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं सीकम। तो इलियम और सीकम जहाँ मिलता है इलियोसिकल वाल्व हो गया। यहाँ पर जो फीकल मैटर है वो फीकल मैटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन वापस रिवर्ट बैक होकर लार्ज से स्मॉल में वापस नहीं जाता है। ओके, अब हम फिर से आते हैं अपने पुराने स्लाइड पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसा मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। एब्डोमिनल कैविटी 9 हिस्सों में बटी है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और इपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये 9 रीजन में एब्डोमिनल कैविटी बटी होती है। तो बीच का हिस्सा अम्बलाइकल छोड़कर लगभग सभी हिस्सों से लार्ज इंटेस्टाइन गुजरती है। ओके, आई रिपीट अगेन, अम्बलाइकल हिस्से को छोड़कर, अम्बलाइकल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी के अम्बलाइकल रीजन को छोड़कर लगभग सभी रीजन से लार्ज इंटेस्टाइन गुजरती है। ओके, अम्बलाइकल रीजन इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में स्थित होती है। आप देखिए, ये किसी फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी को शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो बीच में नाभि का हिस्सा है, नाभि को क्या कहते हैं, एडम स्पॉट कहते हैं, एडम स्पॉट कहते हैं। तो ये जो नाभि का हिस्सा है, इस नाभि के हिस्से को हम कहते हैं अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकस ये है अम्बलाइकल रीजन। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्थित होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन को एक तरह से चारों तरफ से घेरती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं गाइस। एक होता है सीकम, आप देख सकते हैं ये नीचे वाला ये हिस्सा, ये सीकम है। ओके, गाइस ये हिस्सा सीकम है। ये हो गया कोलन का हिस्सा, असेंडिंग कोलन। ये है गाइस ट्रांसफर्स कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन। ओके,
और ये हिस्सा है सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, ये क्या हिस्सा है? सिग्मॉइड कोलोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, आप फिर से इसको समझिएगा। देखिए गाइस, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, ओके। और सीकम का दूसरा हिस्सा है कोलन। कोलन ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसफर कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन और ये है सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद होता है सीकम के और कोलन के आगे होता है रेक्टम और एनल केनाल। ठीक है, रेक्टम और एनल केनाल, एनस। तो ये सारे हिस्से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ गाइस, हम आगे चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे द लार्ज इंटेस्टाइन इज़, आप समझिए मेरी इस लैंग्वेज को। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बिगिनिंग एट द सीकम इन द राइट इलियक फोसा and terminating at the rectum and anal canal deep in the pelvis. Its lumen is about 6.5 centimeter in diameter. Diameter होता है 6.5 सेंटीमीटर। Larger than that of small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है उससे ज़्यादा बड़ा डायमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, 6.5 सेंटीमीटर। और जैसा मैंने बताया, लंबाई डायमीटर हो गया 6.5 सेंटीमीटर और जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 1.5 मीटर। इसको याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर नियर अबाउट, और जो उसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ओके। अब हम इसके बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ गाइस, कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले सीकम कोलन रेक्टम, जो मैंने बताया, एनल कैनाल के बारे में मैंने बताया है। तो मैं सीकम के बारे में एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि सीकम करता क्या है। सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ dilated region which has a blind end inferiorly and is continuous with the ascending colon superiorly. इनके कहने का मतलब ये है गाइस कि जो सीकम होता है वो आगे चलकर क्या होता है, वो असेंडिंग कोलोन से जुड़ जाता है। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ टू इलियोसिकल वाल्व ओपन फ्रॉम द इलियम। ठीक है, इसके नीचे इलियोसिकल वाल्व होता है, इसके आगे होता है असेंडिंग कोलोन, ओके। वर्मीफॉर्म अपेंडिंग्स, गाइस ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ओके, आप गाइस ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिंग्स। इसको याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ, इन्फ्लेमेशन कहाँ, अपेंडिंग्स में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन द अपेंडिंग्स। जिस चीज़ में ITIS लगता है वो होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि होता है रूबोर, टूमोर, डोलोर, ओके, मतलब रेडनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, उसके बाद दर्द हो गया, पेन हो गया, इसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ओके। और देखिए इन्फ्लेमेशन के 5 लक्षण, इसको अच्छी तरह से समझिए। एक होता है रेडनेस, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है उस अंग में रेडनेस हो जाती है। दूसरा होता है टेम्परेचर, वहाँ का हीट जो है वहाँ का क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा होता है वहाँ पर पेन होता है। चौथा है होता है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। और वहाँ होती है स्वेलिंग, एक तरह से सूजन हो जाता है। तो जिस अंग में इन्फ्लेमेशन होता है उस अंग में क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर हीट बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, पेन होता है, और कई बार इन्फ्लेमेशन भी होता है, कई बार नॉन इन्फ्लेमेशन भी होता है, और लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं। ये सब फिजियोलॉजी और एनाटमी हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाती हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। और इन्फ्लेमेशन जिस अंग में होता है वहाँ पर ITIS लगा देते हैं, उसे हम आइटिस कहते हैं।
तो गाइज ये जो होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसे हम इस बीमारी को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसका कोई शरीर में उपयोग नहीं है इस अंग का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। ये एक अवशेषी अंग है। आप कक्षा 12 वगैरह में पढ़े होंगे अवशेषी अंग। ये अवशेषी अंग है। कौन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाए तो क्या कहलाता है वो? अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन क्या होता है? पूरे अपेंडिक्स को काट के हटाने को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन को अपेंडेक्टमी। ओके, तो ये जो सीकम होता है, सीकम पीछे की तरफ इलियोसिकल वाल्व होती है इसके, और आगे की तरफ क्या होता है? असेंडिंग कोलोन होता है। ठीक है, ये सीकम के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कोलन के बारे में कि व्हाट इज कोलन। कोलन क्या है? कोलन गाइस हमने बताया ना, ये है असेंडिंग कोलोन, इसके हिस्से हैं असेंडिंग कोलोन। ये हमने बताया ये ट्रांसफर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मॉइड कोलोन है, उसके बाद रेक्टम आता है और फिर एनल कैनाल आती है। ओके गाइस, तो कोलन के बारे में समझिए। द कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा कोलन इज द डिजिटल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। प्रॉक्सिमल डिजिटल हमें पता ही है, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर का हिस्सा, डिजिटल मतलब नीचे का हिस्सा। इज द डिजिटल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सीकम टू द एनल कैनाल। ओके, एनाटॉमिकली द कोलोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर हम कोलोन के एनाटॉमी की बात करें तो कोलोन की एनाटॉमी 4 हिस्सों में बटी होती है, जैसा मैंने बताया। कौन सा? असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। तो असेंडिंग जो होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, हमने बताया सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वहीं से जुड़ा होता है। आगे ट्रांसफर्स में पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे का हिस्सा जो होता है वो स्टमक के नीचे का हिस्सा जो होता है वो ट्रांसफर्स होता है। डिसेंडिंग मतलब कि नीचे की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाना। और उसके आगे होता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड के आगे क्या होता है? रेक्टम और एनल कैनाल। द कोलन कवरेज 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, 150 सेंटीमीटर जो होता है कोलोन, वो क्या होती है? इसकी लेंथ, लंबाई होती है। ओके गाइस, कोलन के बारे में एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें। जैसे कि अगर हम इस फिगर में वापस आए तो हम इसमें समझें कोलन। द कोलन है जो 4 पार्ट हमें पता है। अगर हम असेंडिंग कोलोन की बात करें, ओके गाइस, अगर हम असेंडिंग कोलोन की बात करें मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? दिस पासेस अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम टू द लेवल ऑफ लीवर वेयर इट कर्व्स एक्चुअली टू द लेफ्ट एट द हिपैटिक फ्लेक्सर टू बिकम द ट्रांसवर्स कोलोन। गाइस, ये जो होता है असेंडिंग कोलोन वो ऊपर की तरफ चलता है, जो फीकल मैटर ऊपर की तरफ चलता है, और ये लेफ्ट हिस्से में ये जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है हिपैटिक फ्लेक्सर। हिपैटिक फ्लेक्सर का मतलब ये होता है कि इधर ही हिपैटिक होता है, मतलब गॉल ब्लैडर लीवर होता है। इसलिए इस फोल्ड को, जहाँ लेफ्ट हिस्से में फोल्ड है, ये जो लेफ्ट हिस्सा है ये फोल्ड है, इसे हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। ये जो राइट हिस्सा होता है, इस राइट हिस्से को कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ स्प्लीन होता है। तो लेफ्ट हिस्से में होता है लीवर, मतलब उसे कहा जाता है हिपैटिक, इसलिए हिपैटिक फ्लेक्सर हो गया। राइट हिस्से में स्प्लीन होती है, इसलिए ये होता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ओके, ट्रांसफर कोलोन मतलब कि इसकी बात करें, बीच वाले हिस्से की बात करें, अगर ट्रांसफर कोलोन मतलब बीच वाले हिस्से की बात करें तो ये क्या कहता है? दिस इज द लूप ऑफ कोलोन दैट एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरे एब्डोमिनल कैविटी को अक्रॉस करती है। ओके, in front of the duodenum and the stomach to the area of spleen। ये स्टमक और डुओडिनम के यहाँ से स्टार्टिंग करके ये पूरे एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है स्प्लीन तक। यहाँ पर स्प्लीन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो फोल्ड होता है राइट साइड में, इसे हम स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। वेयर इट फॉर्म्स द स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड कर्व एक्चुअली डाउनवर्ड्स टू बिकम द डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ से ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ वाला हिस्सा ये क्या है? ये होता है डिसेंडिंग कोलन। ओके गाइस, अब बात करते हैं डिसेंडिंग कोलोन की। ये है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन मतलब फीकल मैटर नीचे की तरफ जाता है। फीकल मैटर ऐसे जाकर यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ डिसेंडिंग कोलोन में क्या कहते हैं? दिस पासेस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हिस्सा जो होता है, दिस पासेस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी
गाइस एक चीज़ यहाँ पर इसको समझ लीजिए कायदे से कि जो हमारा लीवर होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ओके, ये है राइट, ये है लेफ्ट। गाइस देखिए, लेफ्ट राइट में डिस्टर्ब ना होइए, मैं फिर ये समझा दूँ कि इस चीज़ को फिर से ज़रा समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, ये होता है असेंडिंग कोलोन, ये है राइट वाला हिस्सा, ये है लेफ्ट वाला हिस्सा। राइट हिस्से में होता है हिपैटिक प्लेसर, लेफ्ट वाले में होता है स्प्लेनिक प्लेसर। ये जो हिपैटिक प्लेसर स्प्लेनिक प्लेसर क्यों है? क्योंकि राइट साइड में इस हिपैटिक होता है, लीवर होता है, और लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है, इसीलिए वहाँ पर जो घुमाव है उसे स्प्लेनिक प्लेसर कहते हैं। ऊपर ये ट्रांसवर्स कोलोन है, नीचे डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ। गाइस हमें पता है लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, राइट किडनी नीचे होती है। राइट किडनी नीचे क्यों होती है? क्योंकि राइट हिस्से में लीवर होता है। वही चीज़ यहाँ पर है, राइट हिस्से में यहाँ लीवर है, इसीलिए यहाँ पर हिपैटिक प्लेसर होता है। लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, इसीलिए यहाँ पर स्प्लेनिक प्लेसर है। तो यहाँ से स्टूल जो है नीचे डिसेंडिंग की तरफ जाता है, और ये यहाँ पर जाकर यहाँ सिग्मॉइड कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन से ये मिल जाता है। सिग्मॉइड कोलोन क्या करता है गाइस? जो सिग्मॉइड कोलोन है इसे हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट डिस्क्राइब एन एस शेप्ड कर्व। ये एस शेप्ड का होता है, ये एस शेप्ड का होता है, ओके, ये होता है एस शेप्ड का। ये जो हिस्सा है ये सिग्मॉइड कोलोन होता है, जो डिसेंडिंग कोलोन के बाद होता है। इसको माना जाता है कि ये एस शेप्ड का होता है, ओके। और ये नीचे जाता है रेक्टम और एनल कैनाल की तरफ, ओके। अब हम रेक्टम की बात करें, रेक्टम मतलब ये वाला हिस्सा है, ये रेक्टम हो गया। दिस इज अ स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग इन लीड्स फ्रॉम द सिग्मॉइड कोलन एंड इसे हम कह सकते हैं टर्मिनेट्स इन द एनल कैनाल। मतलब इसको समझ लीजिए कि ये 13 सेंटीमीटर लंबी होती है हिस्सा, ओके। 13 सेंटीमीटर ये होता है लंबा सिग्मॉइड कोलन, याद रखिए सिग्मॉइड कोलन। 13 से सिग्मॉइड कोलोन के नीचे का हिस्सा, ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो हिस्सा है ये रेक्टम है। सिग्मॉइड कोलोन जो होता है वो एस शेप्ड का होता है, जो कि ये होता है, ये सिग्मॉइड कोलोन है, एस शेप्ड का होता है, हमने बात किया। इसके आगे का हिस्सा रेक्टम होता है जो 13 सेंटीमीटर होता है, ओके। ये जो रेक्टम है जहाँ पर हमने सर्कल लगा रखा है गोल, वो रेक्टम का एरिया है, ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके नीचे होता है एनल कैनाल, ठीक है, ठीक है। और एनल कैनाल नीचे का हिस्सा होता है, जिससे फीकल मैटर क्या होता है, बाहर पास आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए गाइस, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिंग्स, ये है सीकम का हिस्सा, ये है असेंडिंग कोलोन, यहाँ हिपैटिक प्लेसर। हिपैटिक प्लेसर इसलिए क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड में क्या होता है, हिपैटिक होता है, इसीलिए यहाँ इसे कहते हैं, इस घुमाव को कहते हैं हिपैटिक प्लेसर। ये है लेफ्ट हिस्सा, लेफ्ट हिस्से को स्प्लेनिक प्लेसर कहते हैं, इसलिए स्प्लेनिक प्लेसर कहते हैं क्योंकि यहाँ स्प्लीन होता है, राइट। तो राइट साइड में हिपैटिक प्लेसर, लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक प्लेसर। राइट साइड में हिपैटिक प्लेसर क्यों? क्योंकि राइट साइड में हिपैटिक होता है, इसीलिए गाइस जो राइट साइड की किडनी होती है वो नीचे होती है, क्योंकि उस हिस्से को जो हिपैटिक है, जो लीवर है, वो घेर लेता है। लेफ्ट साइड की किडनी ऊपर होती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी लीवर नहीं होता है, वहाँ पर स्प्लीन होता है जो कि नीचे की तरफ होते हैं दबे, तो ये इसलिए उसे स्प्लेनिक प्लेसर कहते हैं। नीचे असेंडिंग कोलोन यहाँ पर है, आगे सिग्मॉइड कोलोन है, उसके नीचे रेक्टम, और फिर एकदम नीचे एनल कैनाल है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कुछ चीज़ें हम देखेंगे। गाइस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ये चीज़ समझ लीजिए कि द लार्ज इंटेस्टाइन कैन ईजिली बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय, देखिए टेनाई कोली एक तरह का होता है बैंड। ये जो फिगर है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, आप लार्ज इंटेस्टाइन में ये देख रहे हैं ना, एक तरह की पट्टी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर चल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर एक पट्टी चल रही है। इसी पट्टी को यहाँ पर कहा गया है TAENIAE, टेनाई कोलाई, ओके। ये एक तरह का
प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं टेनिकोलाई। टेनिकोलाई जो होता है ये होता है एक तरह का, उस पर एक बैंड बना होता है, एक धागा बना होता है, जो कि इस क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स को एक तरह से बांध कर रखता है। ओके, मसल्स को बिल्कुल ढीला नहीं होने देता, क्योंकि देखिए एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोलैप्स। जैसे फीमेल में जो यूट्रस होता है उसको लिगामेंट्स बांधे रहते हैं, लेकिन लिगामेंट्स अगर कमज़ोर हो जाएं तो यूट्रस जो है फीमेल का वो क्या होता है, वेजाइना के रास्ते नीचे की तरफ सरकने लगेगा। इस चीज़ को समझिए। कई बार फीमेल में जो यूट्रस है उसको लिगामेंट बांधे होते हैं, वो लिगामेंट क्या करते हैं, जब ढीले कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये जो यूट्रस है वो क्या होता है, नीचे की तरफ सरकने लगता है वेजाइना की तरफ, और यूट्रस वेजाइना से बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स। इसी तरह रेक्टम का हिस्सा जो है वो अगर बॉडी से बाहर जाने लगे तो उसे हम कहते हैं रेक्टम प्रोलैप्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स ढीली ना हो जाए और वो रेक्टम प्रोलैप्स वाली दिक्कत ना हो जाए, स्टूल के रास्ते से एनल कैनाल बाहर की तरफ ना निकलने लगे, ये बीमारी ना हो, इसलिए मांसपेशियों को बांध के रखा जाता है। नेचर ने इस तरह से बना रखा है बॉडी को कि मांसपेशियां को बिल्कुल टाइट बंधी रहती हैं। तो ये जो टेनिकोलाई है ये क्या करती है, एक तरह का बैंड है, धागा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को बिल्कुल बांधे रखता है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल पोजीशन डिस्टर्ब न हो जाए। द टेनिकोलाई थ्री थिकेंड बैंड्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, 3 बैंड्स। दी ये देखिए, द स्कुलेशंस ऑफ इट्स वॉल बिटवीन द टेनाई कॉल हुस्ट्रा। देखिए हुस्ट्रा क्या होता है, हुस्ट्रा एक तरह का पाउच होता है। पाउच मतलब एक तरह का गड्ढा होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जब फीकल मैटर बहुत ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में भर जाए तो उसके ये जब जो ज़्यादा फीकल मैटर है ये लार्ज इंटेस्टाइन के पाउच हुस्ट्रा में जाते हैं, और इससे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे वही चीज़ें बताई गई हैं कि ओमेंट्रल अपेंडेजेस, द स्मॉल पाउचेस ऑफ द ओमेंट्रम, ओके, मुच ग्रेटर कैलिबर। देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये ज़्यादा से ज़्यादा फीकल मैटर कलेक्ट करे, इसीलिए हुस्ट्रा कलेक्ट करके अपने पास रख सके, वो क्षमता हो, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक होती है पाउच जिसे हम हुस्ट्रा कहते हैं। जब फीकल मैटर बहुत ज़्यादा होता है तो ये हुस्ट्रा क्या होती है, उस जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है उसको क्या करती है, अपने पास उसमें वो जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है फीकल मैटर की वो हुस्ट्रा में पहुंचती है, और जो 3 बैंड्स होते हैं टेनिकोलाई का वो क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, ताकि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। आप गाइस ये देख सकते हैं ये टेनिकोलाई है जैसा मैंने बताया, ठीक है, और इसी में यहाँ पर दीवारों के पास हुस्ट्रा होता है जो कि क्या करता है, बढ़ी हुई जो क्वांटिटी है फीकल मैटर की उसको क्या करता है, अपने पास रखता है, टेम्पररी क्या करता है, कलेक्ट करता है। गाइस हम आगे आते हैं, वो चीज़ें जो बताई गई थी टेनिकोलाई उसी के बारे में हम समझते हैं। थिकेंड बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स रिप्रेजेंटिंग most of the longitudinal coat, okay, these begin at the base of the appendix। appendix जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 3 bands जो होती है टेनिकोलाई की वो स्टार्ट होती हैं। एज द थिक लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लंबवत ये होती हैं, ऑफ द appendix splits to from 3 bands। the tinea runs the length of the large intestine। जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन चलती है वैसे वैसे ये बैंड भी ऊपर चलती है। मार्जिन अगेन margin again at the rectosigmoid junction। व्हाट इज rectosigmoid junction? जहाँ रेक्टम और सिग्मॉइड, जैसा मैंने बताया था ना, सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम, और इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो सिग्मॉइड कोलोन होता है वो एस शेप्ड का होता है, और जो रेक्टम होती है वो लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ये जो एस शेप्ड का सिग्मॉइड कोलोन है जो कि कोलोन का चौथा पार्ट है, और जो रेक्टम है जो 13 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ पर जो जंक्शन बनता है इस जंक्शन तक ये पहुँचता है टेनिकोलाई, ओके। और ये कंटिन्यूअस, ये लंबवत, ये कंटिन्यूअस माने लंबवत ये लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ये बिल्कुल बंधे रहते हैं, और लंबवत इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन रहती है सेट, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड है गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये यही इसी की बात मैं कर रहा था, यही है टेनिकोलाई। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक पहुँचा है। मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, जहाँ से अपेंडिंग शुरू हुआ है वहाँ से लेके 13 सेंटीमीटर वाले रेक्टम हिस्से तक ये पहुँचा है। ये रेक्टम हिस्से तक पहुँचा है। उसके आगे फिर इसका क्या होता है, पोजीशन एक तरह से काफ़ी, ये क्या है, इसकी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो पोजीशंस है वो थोड़ी सी क्या होती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं नैरो मसल्स में, लॉन्गिट्यूडनल नैरो मसल्स लेयर में। ये गाइस आप देख सकते हैं। अगला है अपेंडिंग्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है गाइस। ये मैंने एक फिगर लगा रखा है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये है। हुस्ट्रा मैंने जैसा कहा है, मल्टीपल पाउचेस होती हैं, कई सारे छोटे छोटे पाउच होते हैं इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार में। हुस्ट्रा फ्रॉम वेयर द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिफिशिएंट, आल्सो नोन एज सैकुलस। बस ये मैंने बताया ना, एक समझ लीजिए कि हुस्ट्रा एक पाउच होता है जिसमें कि फीकल मैटर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो वो क्या करती हैं, उसे टेम्परेरली, नॉट परमानेंट, टेम्परेरली उसे क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। गाइस ये फिगर आप देख सकते हैं, अच्छी तरह आपको ये समझ में आएगा। ये फिगर मैंने इसलिए लगा रखे हैं कि फिगर से समझने में आसानी हो जाती है हर चीज़, ठीक है। सीकम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से समझ लेते हैं एक छोटी सी चीज़। द सेक लाइक सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन है, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वहाँ से असेंडिंग कोलोन शुरू होता है। द सीकम इज ब्रॉड ब्लाइंड पाउच एट द पाउच एंड इज 5 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। The cecum is a broad, blind pouch and is 5 to 7 सेंटीमीटर in length. ओके 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है। लेंथ मतलब लंबाई। फिर यहाँ से इसके आगे क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट वेयर इट लाइज इन द इलियक फोसा। जहाँ इलियक फोसा होता है, किधर, राइट साइड में, याद रखिए राइट साइड में इलियक फोसा की तरफ क्या होता है, असेंडिंग कोलोन से ये जुड़ती हैं। उसके आगे फिर ये आगे चल के क्या होती हैं, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में हम लोग बात किए हैं। फिर वो आगे चलकर धीरे धीरे क्या करती हैं, असेंडिंग कोलोन से जुड़कर फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आगे ट्रांसफर कोलोन पहुंचता है, जो कि क्या होता है, बेंड होता है और पूरी एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, कवर करता है। इलियोसिकल ऑरिफिस, इलियोसिकल ऑरिफिस मतलब इलियम और ये जो इलियम है और सीकम है, वहाँ पर एक ऑरिफिस होती है, छिद्र होती है। इसके बारे में हम आगे फिगर में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ऑरिफिस ऑफ अपेंडिंग्स, ओके। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं ये टर्मिनल इलियम है। और ये जो गाइस आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है साफ साफ फ्रेनुलम ऑफ इलियोसिकल वाल्व, ओके। ये इलियोसिकल ऑरिफिस है, इलियोसिकल वाल्व है। और ऊपर जब ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, असेंडिंग कोलोन का ये हिस्सा ये शुरू होता है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, द इलियम इंटर्स द सीकम ऑब्लिकली, मतलब तिरछा, ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, एंड पार्सली इनवेजिनेट्स मतलब एक तरह से घुसपैठ, इन्वेजन करना, इनटू इट, इसके अंदर, forming lips superior and inferior to the ileocecal orifice. These lips of the ileocecal valve meet medially and laterally to form ribs. रिड्स मतलब एक तरह का होता है, समझ लीजिए कि एक तरह का मसल्स की बनी हुई एक खुरदुरा, जो स्मूथ न रहे, खुरदुरा परत, रिड्स। ये रिड्स आपको और भी आपने कहीं सुना होगा, रिड्स कहाँ होते हैं, ये होता है वेजाइनल ट्रैक में। Called the frenulum of the ileocecal valve. However, the circular muscle is poorly developed in them and the ileocecal valve has a little sphincter action. Guys, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्टमक के अंदर और इलियोसिकल स्टमक के अंदर और पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक में, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्टमक की जो दीवार है और जो इंटेस्टाइनल वॉल की दीवार है उसमें क्या होती है, वो 5 परतों में बटी होती है, 5 लेयर्स में बटी होती है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। उसके बाद बाहर की तरफ होता है सब म्यूकोसा,
सब म्यूकोसा के बाहर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर और पेरिटोनियम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर शो की गई हैं, बताई गई हैं कि कैसे कैसे वो सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा से क्या होता है, उस म्यूकोसा से सिक्रीशन वगैरह होते हैं, जिससे कि क्या होता है, फीकल मैटर आसानी से आगे बढ़ता है। जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक तरह से लुब्रिकेशन बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फीकल मैटर आगे की तरफ बढ़ता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब होती है तो उसमें क्या होती है, फीकल मैटर को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। गैस ये वर्मीफॉर्म अपेंडिंग से, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो उसकी लंबाई है वो लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। गाइस ये देखिए फिगर, ये भी फिगर एक मैंने सेट कर रखा है। ये देखिए ये बाहर से जो स्किन है वहाँ से हम समझ सकते हैं कि कहाँ अम्ब्लाइकस है और कहाँ से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम और कोलन का ए हिस्सा। गाइस असेंडिंग कोलन के बारे में हम लोग फिर समझ रहे हैं यहाँ पर। इट इज़ लोकेटेड इन द राइट साइड में होता है असेंडिंग कोलन, ठीक है, पैराकोलिक गटर एंड कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑन द फ्रंट एंड साइड्स। ओके, ऊपर और साइड से, फ्रंट माने ऊपर की तरफ, साइड में तो साइड्स किनारे से क्या होती है, राइट साइड असेंडिंग कोलन होती है, जिसको कि पेरिटोनियम कवर करती है, विच बाइंड्स इट टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उससे क्या होती है, बाइंड्स बंधी होती हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल दो वॉल होती है, हमें पता ही है। इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज लोकेटेड ऑन 3 मसल्स, ठीक है, इलेक्कस, क्वाड्रेटस, लंबोरम और अंतिम है ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनीस। ये सब मसल्स हैं। ओके, ड्यूरिंग इट्स कोर्स फ्रॉम द सीकम टू द अंडर सरफेस ऑफ द लीवर इट्स क्रॉसेस 3 नर्व्स। यहाँ पर नर्व्स वगैरह हैं गाइस, ये देख लीजिएगा नर्व्स कौन कौन सी हैं। हालांकि ये नर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये फिगर हम बात कर चुके हैं। राइट कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है, मैंने बताया था कि असेंडिंग कोलन आगे जाकर ट्रांसफर कोलन से जहाँ जुड़ती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर राइट कोलिक फ्लेक्सर या हेपेटिक फ्लेक्सर बनता है, क्योंकि वहाँ हेपेटिक होती हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्प्लीन, लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन और राइट साइड में होती है लीवर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, इसीलिए राइट साइड में हेपेटिक फ्लेक्सर और लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक फ्लेक्सर। Junction of the ascending colon and the transverse colon, right colic flexor lies anterior to the lower part of the right kidney and inferior to the right lobe of the liver, also known as hepatic flexor at the right side. Okay, ट्रांसवर्स कोलोन पूरा का पूरा बेंड होता है, एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, पूरा बेंड करता है, पूरा यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा नाप देता है ट्रांसवर्स कोलोन, जो कि स्टमक के नीचे होता है, हमें पता है। तो इसको हम समझ सकते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, माने 20 इंच है, 20 इंच में यानी 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, ट्रांसवर्स कोलोन बहुत ही बड़ा होता है, ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, and most mobile part of the large intestine. Okay, it's stretched from the right coliac flexor in the right lumbar region to the left coliac flexor in the left hypochondric region. ठीक है, hepatic flexor राइट साइड से स्प्लेनिक फ्लेक्सर लेफ्ट साइड तक ये पूरा क्या होता है, बंधा होता है। ठीक है गाइस, ये जो है यहाँ पर वो गट्स वगैरह बताया गया है, क्या मिड गट है, क्या हैंड गट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर के बारे में हम लोग बात कर, राइट कोलिक फ्लेक्सर के बारे में हम लोगों ने बात किया, अब लेफ्ट के बारे में बात करते हैं। जंक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। ओके, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर लाइज एंटीरियर टू द लेफ्ट किडनी एंड द इन्फीरियर टू द स्प्लीन, आल्सो नोन एज स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ओके, हम जानते हैं कि इधर क्या होती है, इधर लेफ्ट किडनी होती है, इधर स्प्लीन होता है। ओके, डिसेंडिंग कोलोन हमने बात किया, जब फीकल मैटर नीचे की तरफ आता है, द डिसेंडिंग कोलोन इज लॉन्गर 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, नैरोवर थोड़ा सा पतला हो जाता है। याद रखिए गाइस,
ट्रांसफर कोलोन के बाद जब हम आते हैं डिसेंडिंग कोलोन और फिर नीचे आते हैं सिग्माइड कोलोन में, तो क्या होता है, ये थोड़ा नैरो हो जाता है, इसका डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है। It goes from the left coliflexor to the very front of the left external iliac artery in the level of the pelvic brim, where it becomes continuous with the pelvic colon, sigmoid colon. It's covered by the peritoneum on the front and sides, which flex it in the left paracolic gitter and iliac fossa. गाइज मैंने ये बता दिया है कि डिसेंडिंग कोलोन आगे चल के सिग्माइड कोलोन में क्या होते हैं, अब जुड़ते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और फिर सिग्माइड कोलोन आगे जाकर रेक्टम से जुड़ता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक क्या होता है, हम कह सकते हैं कि नैरो हो जाता है सिग्माइड कोलोन, फिर रेक्टम के आगे वो हिस्सा नैरो हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। गाइस अगला है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बारे में बताया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होता है, ये किधर होता है, आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ प्रॉक्सिमल पार्ट डिसेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेसर टू द लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है। लेफ्ट कोलिक फ्लेसर जहाँ होता है, जिसे हम बात करें स्प्लेनिक फ्लेसर की, वहाँ से क्या होता है, लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ ये जाता है, ठीक है। इसमें मसल्स क्या हैं, नर्व्स क्या हैं, ये भी यहाँ लिखी हुई हैं, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गाइस इस तरह से भी लार्ज इंटेस्टाइन को हम समझ सकते हैं। ये प्रैक्टिकली फिगर शो कर रहा है, जब व्यक्ति खड़ा हो, खड़े पोजीशन में हो, तब उसकी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से शो ऑफ करती है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। गाइस ये है सिग्मॉइड, ठीक है। सिग्मॉइड कोलोन के बारे में हमने बात किया, ये चौथा हिस्सा है कोलोन का। द सिग्मॉइड कोलोन इज सस्पेंडेड, मतलब कि एक तरह से लटका होना, ये सारी चीज़ें बधी होती हैं। हमें पता है कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है, इससे क्या होती है, ये बेंड होती हैं, बाइंड्स होती हैं, और ये बिल्कुल क्या होती हैं, ये ट्रांसफ़र कोलोन जो कि क्या होता है, बेंड होता है, उसके आगे होता है डिसेंडिंग कोलोन, और फिर सिग्मॉइड कोलोन जो होता है वो एस शेप्ड का होता है। और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास ही क्या होता है, एक तरह से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या करती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं, सेट रखती हैं, जिससे कि इसका एनाटॉमिकल पोजीशन बिल्कुल सही हो। यहाँ पर लिखा है गाइस, द सिग्मॉइड कोलोन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पेल्विक वॉल बाय लार्ज पेरिटोनियल फोल्ड, टर्म सिग्मॉइड मेसोकोलोन, ठीक है। मेसोकोलोन आप समझ सकते हैं, मसल्स और मस्कुलर और कोलोन का हिस्सा। द सिग्मॉइड मेसोकोलोन हैज़ एन इनवर्टेड वी शेप्ड कनेक्शंस रूट। लेफ्ट लिम्ब राइट लिम्ब के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये एस शेप्ड होता है, ठीक है। और फिर एक चीज़ याद रखिएगा गाइस, ब्लड सप्लाई के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में आप दो चीज़ें समझ लीजिए कि जो देखिए, जब ब्लड की आर्टरी और वेन दो होती हैं। आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, ठीक है। आर्टरी में क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरी की जब हम बात करें तो यहाँ पर हम करते हैं आर्टेरियल सप्लाई, और जब वेन की बात करें तो हम इसे कहते हैं वेनस ड्रेनेज। ड्रेन माने जाना, सप्लाई मतलब पहुँचना। तो आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। आई रिपीट अगेन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरी की सप्लाई करती हैं पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को ये कवर करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। उसी तरह जो वेनस ड्रेनेज होता है, जो वेन का जो ड्रेनेज होता है, वो किससे द्वारा होता है, वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन्स के द्वारा। तो चीज़ें ये याद करना आसान होगा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, आर्टेरियल सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को ये कवर करती है। और जो वेन का जो वेनस ड्रेनेज है वो किसके द्वारा होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन्स के द्वारा। ओके गाइड, ये सिग्मॉइड कोलोन के बारे में यहाँ बताया गया है कि 15 इंच क्या होता है, लंबा होता है, मतलब 37.5 सेंटीमीटर समझ लें हम, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली।
लॉन्ग एंड अटैच टू द डिसेंडिंग कोलोन विद द रेक्टम। रेक्टम से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ये आगे चल के रेक्टम से मिला होता है। इट्स एस शेप्ड, हम बात कर चुके हैं, ये एस शेप्ड का होता है, ठीक है। और इट गोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ डिसेंडिंग कोलोन इन द लेफ्ट पेल्विस इनलेट to the pelvic surface of the third section of the sacrum where it becomes the continuous with the rectum। ओके, ये सारी चीज़ें हैं गाइस कि ये रेक्टम से क्या करते हैं, ये सेट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और रेक्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि किसी को अगर एनल कैंसर होता है तो उसमें सबसे बहुत ज़्यादा उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो रेक्टम के एरिया में ही होता है। गाइस याद रखिए, जो रेक्टम कैंसर होता है वो आज के समय में बड़ा कॉमन हो गया है। एनल कैंसर से भी ज़्यादा तेज़ी से समाज में रेक्टम कैंसर फैल रहा है। एनल में जो बीमारी होती है वो है पाइल्स, फिस्टुला, फिसर, ये सारी चीज़ें जो एनस में होता है, एनल कैनाल में होता है। लेकिन जो रेक्टम में होता है वो बड़ा तेज़ी से समाज में फैल रहा है, रेक्टम कैंसर। तो रेक्टम कैंसर के बारे में हमें समझना चाहिए। नियर अबाउट 13 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है जो सिग्मॉइड कोलोन के आगे होता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर ये डिस्कस की गई हैं कि सिग्मॉइड कोलोन के आगे ही रेक्टम होता है। ओके, पैराकोलिक गटर्स, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझिए। द पैराकोलिक गटर्स The paracolic gutters are two space between the ascending and descending colon के बीच का जो हिस्सा होता है, इसके बारे यही चीज़ ये शो करता है। एंड द पोस्टीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। ओके, पोस्टीरियर और लेटरल जो एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन के बीच के हिस्से को हम क्या करते हैं, पैराकोलिक गटर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें आगे इसी को ये कंटिन्यू किया है। दिस स्ट्रक्चर आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एज दे अलाउ इन्फेक्टिव मटेरियल दैट हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन टू एक्युमुलेट एल्सवेयर इन द एब्डोमन। एब्डोमन में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स होती हैं, जो कि शोकेस वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं क्लिनिकली अगर हम इसको देखें तो। गाइस यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर दिया गया है। असेंडिंग कोलोन किस किस हिस्से से गुजरते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन किस हिस्से से गुजरते हैं, ये आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे अगर हम असेंडिंग कोलोन की बात करें एंटीरियरली तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर ओमेंट्रम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसी तरह अगर हम ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें एंटीरियर तो क्या है, ग्रेटर ओमेंट्रम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिग्मॉइड कोलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को। हालांकि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन के सारे हिस्से इंपॉर्टेंट है, बट सिग्मॉइड कोलोन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस एक चीज़ याद रखिए, जब कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल होते हैं जो कुछ भी खाते हैं तो उनको बार बार लूज मोशन होने लगता है। कुछ भी खाना खाते हैं तो इस चाहे मेल हो या फीमेल हो तो उसको लूज मोशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रो का डॉक्टर। तो गैस्ट्रो का डॉक्टर देखता है कि क्या दिक्कत है, तो वो चूँकि अपने फिंगर से एब्डोमिनल कैविटी को वो पुश करते हैं, पेट को वो दबाते हैं, देखते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ दर्द हो रहा है। फिर अगर वो एडवाइस करते हैं कि सिग्मोइडोस्कोपी हो तो तब पता चलेगा कि क्यों लूज मोशन हो रहा है पेशेंट को बार बार। तो सिग्मोइडोस्कोपी जब होती है तो उसमें यही चीज़ होता है कि एक दूरबीन विधि से जांच होती है जो कि एनल के रास्ते, ठीक है, एनल के रास्ते रेक्टम से होते हुए सिग्मॉइड कोलोन की जांच की जाती है दूरबीन विधि द्वारा, और वो बाहर मॉनिटर पर उसको वॉच किया जाता है और सिग्मॉइड के हिस्से को देखा जाता है कि आखिर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कोई ट्यूमर है या कैंसर है या किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का कोई अल्सर तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई गैंग्रीन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जांच की जाती हैं, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये इसलिए सिग्मॉइड वाला हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इंटीरियर जो होती है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इसके होता है, यूट्रस होता है फीमेल में, और अपर वेजाइना फीमेल में।
और अगर हम पोस्टीरियर का हिस्सा देखें तो पोस्टीरियर में क्या होता है, रेक्टम होता है। सिग्मॉइड कोलोन के पोस्टीरियर में रेक्टम होता है, सैक्रम होता है और इलियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है गाइस, आर्टेरियल सप्लाई हम लोगों ने बात कर चुका है। आर्टरी सप्लाई क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, मैं इसको फिर से समझ लीजिएगा। जो आर्टरी सप्लाई है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं। जो वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से वेनस ड्रेनेज होता है। ओके, गाइस ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आर्टरी और वेन की सप्लाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर इसको लगा रखा है। वेनस ड्रेनेज के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। गाइस लिम्फेटिक ड्रेनेज, देखिए गाइस दो चीज़ों को समझिए। लोगों के मन में ये होता है कि स्टूल में अगर इन्फेक्शन है तो क्यों नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, पहला लोगों के मन में ये सवाल होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि स्टूल क्यों इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है। ठीक है, कई बार तो उसके इन दो सवालों का जवाब ये है। जैसे पहला सवाल है कि लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्यों नहीं होता, तो उसका कारण यह है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है इंटेस्टाइन की वो है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा। हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर और बाकी पेरिटोनियम, सारी सेट हमें पता ही है, सब कुछ होता है, हमें मालूम है। ठीक है, पेरिटोनियम होता है, उसके बाद मसल लेयर होते हैं, वो मसल लेयर दो हिस्सों में बटे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर होते हैं। फिर और अंदर हम आते हैं तो सब म्यूकोसा होता है, फिर बिल्कुल अंदर में म्यूकोसा होता है। गाइस जो ये लेयर्स होती हैं उस लेयर में क्या होता है, लिम्फाइड, ये क्या होती हैं, यहाँ पर लिम्फाइड जो लिम्फेटिक है सिस्टम, ये यहाँ पर सेट होता है। मतलब इन दीवारों में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, इन दीवारों में नर्व की सप्लाई होती है, इन दीवारों में लिम्फेटिक सिस्टम भी सेट होता है, लिम्फेटिक सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई होती है। ओके, तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज है, आर्टरी सप्लाई है, नर्व की जो नर्व एंडिंग है, ये सब इन्हीं दीवारों में होता है। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों में। तो ये जो लिम्फ हैं, ओके, इसी लिम्फ के कारण ही इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लिम्फ लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को नहीं होने देते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी ये इनका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको फिर से समझिए, ये जो मैं कहना चाहता हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम के कारण ही लिम्फेटिक सिस्टम के कारण ही इन्फेक्शन नहीं होता है। और जो इनर मोस्ट लेयर है उससे सिक्रीशन होता है, जिससे कि फीकल मैटर क्या होता है, वो एक तरह से लुब्रिकेशन बनता है वहाँ पर, और वो आगे की तरफ पास होते हैं। इसके बारे में भी हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके, लिम्फेट ड्रेनेज में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप ये समझ लीजिए। द लिम्फेटिक ड्रेनेज टू द कोलोन इज मेडिकली वेरी इसेंशियल बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ द कोलन गाइस, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है मैंने बताया कि इसका इन्फेक्शन नहीं होने देता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन अगर किसी को लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मॉइड हिस्से में या रेक्टम के हिस्से में या डिसेंडिंग कोलन के हिस्से में कैंसर होता है तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज करता है। ओके, ये एक रॉ फिगर है, आप देखिए, ये बताने की कोशिश की गई है। गाइस, एक बीमारी होती है यूरिन में। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो इस बीमारी को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। जब पेशाब न हो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। और जब पेशाब बिना किसी कंट्रोल के खुद हो जाए तो इसे हम कहते हैं इनकंटिन्यूअस ऑफ यूरिन। लगातार पेशाब हो और पेशाब पर कोई कंट्रोल ना हो, इसे हम कहते हैं इनकंटिन्यूअस ऑफ यूरिन। और जब पेशाब ब्लैडर भरा हो और यूरिन ना हो तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो स्टूल में भी ऐसा हो जाता है कई बार।
जैसे एक बीमारी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कंजेनाइटल मेगाकोलोन स्लैश हर्स्ट्रॉन्ग। आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा गाइस, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है। एक तो गाइस मेडिकल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं। देखिए इसका नाम आई थिंक शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, हैचेसप्रेग। ठीक है, हैचेसप्रेग डिजीज़ एक बीमारी होती है। आप देख लीजिएगा मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहा हूँ या नहीं। तो कंजेनाइटल मेगाकोलोन और ये हैचेसप्रेग डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो देखिए हमें पता है कि खाना कैसे आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसलिए खाना आगे बढ़ता है, जो कि हमेशा होता रहता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमेशा नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमेशा नहीं होता है। ये दिन में 4, 5 या 6 बार तक ही होता है, मतलब 4 to 6 टाइम्स इन 24 आवर्स। 4 से 6 बार ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है 24 घंटे में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा नहीं होता है। तो कई बार ये 4 से 6 बार भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उससे क्या होता है कि अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट 4 से 6 बार भी न हो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, वो आगे की तरफ वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो स्टूल बिल्कुल हमें पता है कि स्मॉल से लार्ज में जब आता है स्टूल तो वो लिक्विड होता है, फिर धीरे धीरे वो सॉलिड बनता है, सेमी सॉलिड। लेकिन जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट 4 से 6 बार ना हो 24 घंटे में, तो वो जो सेमी सॉलिड है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, वो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ऐसा स्टूल जो जिसमें कि बिल्कुल पानी है ही नहीं और वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और इससे ये जो दिक्कत होती है इसी को कहते हैं रिटेंशन ऑफ द फीकल मैटर इन एब्डोमिनल इन लार्ज इंटेस्टाइन। आई रिपीट अगेन, रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन लार्ज इंटेस्टाइन, इसी बीमारी को कहा जाता है हैचेसप्रेग डिजीज़। और इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब किसी का स्टूल बिल्कुल टाइट हो जाता है तो वो बढ़ावा देता है कॉन्स्टिपेशन पेचिस, कॉन्स्टिपेशन जिसे हिंदी में कहते हैं पेचिस कहते हैं आई थिंक हिंदी में। अब आई डोंट नो हिंदी में उसे पेचिस कहते हैं क्या कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि स्टूल बिल्कुल टाइट हो जाए और बिल्कुल हो ना। ठीक है, और ये बड़ा ख़राब होता है कंडीशन, क्योंकि इस कंडीशन में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ओके, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और स्टूल इतना हार्ड होता है कि वो पास नहीं होता है। और जब जबरन स्टूल को पास किया जाए, ठीक है, जैसे ये हैचेसप्रेग डिजीज़ जो है, इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन लार्ज इंटेस्टाइन इन एब्डोमिनल कैविटीज। इसमें क्या होता है, स्टूल बिल्कुल फ्री फ्रॉम वाटर होता है, बिल्कुल टाइट होता है। और जब स्टूल पास नहीं होता है तो वो क्या करता है, उनकी दीवारों को, एनल कैनाल की दीवारों को क्या करता है, बिल्कुल क्या करता है, रब कर देता है, उसको छील देता है। और उसी से क्या होता है, एनल फिशर की बीमारी होती है। पाइल्स और फिस्टुला भी इसी कारण होते हैं। तो एनल जो डिजीज़ हैं वो इसी कारण होती है, जबकि स्टूल बिल्कुल टाइट हो। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, स्टूल को पास करने के लिए डेल्कोफ्लेक्स वगैरह दवाएं देते हैं, और स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए क्रेमाफिन वगैरह दवाएं आती हैं मार्केट में, उसको दिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर ये बड़ा ही गंभीर समस्या है आज के दिनों में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, कैंसर कार्सिनोमा ऑफ कोलोन। कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है। कैंसर ऑफ कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में ये ऐसे होता है। ये देखिए हमारे देश में कैंसर से कितने लोग मरते हैं, कितने लोग बच जाते हैं, इसका सही डाटा आज भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम बात करते हैं पश्चिमी देशों का, अमेरिका, ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन की। तो एक स्टडी के अनुसार जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर कैंसर से, स्पेशली लार्ज कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है उससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कैंसर कई प्रकार का होता है, कई जगह का होता है। ओरल कैंसर, यूट्रस का कैंसर है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें स्टडी की गई है।
ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कंपेरेटिवली कॉमन इन दोज हु आर एबव 50 ईयर्स ओल्ड एंड नॉन वेजिटेरियन। देखिए हमारा भारत भी क्या कहता है, हमारा इंडियन कल्चर क्या कहता है कि आप क्या करते हैं, शाकाहारी बनिए। देखिए अभी इस समय एक बीमारी फैली है कोरोना वायरस से, कोविड-19 बीमारी फैली है, उसमें क्या है, ये नॉनवेज खाने से भी ही ये दिक्कत हुआ है। चाइना के वुहान से ये फैला पूरी दुनिया में, और आज पेंडेमिक हो गया है कोरोना वायरस। तो हमारा भारतीय संस्कृति तो यही कहता है, WHO ने क्या कहा है कि जिसको कोरोना हो गया उसकी लाश को जला दिया जाए। तो हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि आप डेड बॉडी को जला दीजिए, शाकाहार को अपनाइए, योगा कीजिए, मिर्च मसाले से दूर रहिए, आप तामसी भोजन न कीजिए, आप सादा भोजन कीजिए। तो हमारे इंडियन कल्चर में सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कार्सिनोमा कैंसर ऑफ कोलोन की। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, 50 साल से ज़्यादा इनकी एज है, उनको ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर एंड काजेज कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोलोन। इस जो अब तक स्टडी की गई है उसमें ये बताया गया है कि पहले ट्यूमर होता है, ट्यूमर से कैंसर होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, लेकिन सारे कैंसर ट्यूमर होते हैं। तो इसमें पहले ट्यूमर होता है, फिर वो ट्यूमर चेंज हो जाता है, बेनाइन से मैलिग्नेंसी हो जाती है और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरी वेंस, नर्व एंडिंग, ये सब कुछ क्या होती हैं, ये सब कुछ इसमें जब मेटास्टेसिस का केस होता है, जब ये कैंसर फैलता है, तो उसमें ये हम आर्टरी वेंस, नर्व एंडिंग, लिम्फेटिक सिस्टम और धीरे धीरे पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, बल्कि उसके बियॉन्ड वो ये पूरा यूरेनोजेनिटल सिस्टम और पूरी बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, इन्फेक्टेड हो जाती है मेटास्टेसिस के केस में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड द गाइड, डाइवर्टिकुलोसिस। ये क्या होता है? गाइस, डाइवर्टिकुलोसिस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन? गाइस, लार्ज इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 का नाम विटामिन B12 को इंग्लिश में केमिकल उसका नाम है मेथिलकोबैलामीन। विटामिन B12 को मेथिलकोबैलामीन भी कहते हैं। इसका इंजेक्शन और टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है न्यूरोबियान फोर्ट के रूप में। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और एनीमिया वगैरह में इसको दिया जाता है। जब आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया होता है तब हमें पता है फॉलिक एसिड और फेरस एस्कॉर्बेट वगैरह दवाएं दी जाती हैं, साथ में विटामिन B12 भी चला जाता है। तो किसी व्यक्ति को जिसके पैर में दर्द है, जिसके पैर में सूजन हो जाती है, इसका मतलब कि उसके अंदर ब्लड की कमी है, सर्कुलेशन उसका डिस्टर्ब हो गया है। ऐसी स्थिति में विटामिन B12 देते हैं, जिसे मेथिलकोबैलामीन कहते हैं। अनार वगैरह जो है इसका एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। तो गाइस, ये विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कहाँ होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि द कंटेंट्स ऑफ द इलियम which pass through the ileocecal valve into the cecum are fluid. It means जो कंटेंट होता है वो इलियम से जब इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम में आता है वो फ्लूइड, तो वो फ्लूइड के रूप में ही होता है। जितने भी कंटेंट्स होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के इलियम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में आते हैं इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, तो वो फ्लूइड के रूप में रहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर अमाउंट किसका होता है, वाटर, पानी का होता है। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण, हमें पता है ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोसिस के कारण द्वारा जो पानी की मात्रा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है,
और फीकल मैटर के साथ ये जो पानी एब्जॉर्ब किया गया है लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा, तो फीकल मैटर के साथ कुछ लिक्विड, कुछ पानी क्या होता है, बॉडी के बाहर पास आउट होता है। ठीक है। मिनरल साल्ट, विटामिन्स और कुछ ड्रग्स उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। आई रिपीट अगेन, बी केयरफुल। मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। दूसरा इसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का माइक्रोबियल एक्टिविटी। गाइस, हमें पता है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज हैवली कोलोनाइज्ड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच सिंथेसिस विटामिन के एंड फॉलिक एसिड। लार्ज इंटेस्टाइन में कई तरह की बैक्टीरिया होते हैं जो कि निर्माण करते हैं विटामिन के, जो कि विच सिंथेसाइज, जो कि ये जो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, उनकी पूरी कॉलोनी होती है विच सिंथेसाइज विटामिन के एंड फॉलिक एसिड, वी नो वेरी वेल। और ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई, एस्चेरेसिया कोलाई। एस्चेरेसिया कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेरोबैक्टर एरोगेंस करके आता है बैक्टीरिया, वो पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस करके भी ये बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस। तो क्लोस्ट्रीडियम, 4 तरह के बैक्टीरिया हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, इंटेरोबैक्टर एरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस और एस्चेरेसिया कोलाई। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये पूरी कॉलोनी में होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये क्या करते हैं, विच सिंथेसाइजेज विटामिन के एंड फॉलिक एसिड। ठीक है। नाउ अब हम आगे ये समझ लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं। ये नॉर्मली क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली नॉर्मली हार्मलेस इन ह्यूमन, जबकि हाउएवर दे मे बिकम पैथोजेनिक इफ रेफर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन दूसरे बॉडी के पार्ट में चले गए तो हार्मलेस नहीं, हार्मफुल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फीकल मैटर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, लेकिन अगर एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया किसी कारणवश लार्ज इंटेस्टाइन से ये पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर में, तब एक बीमारी हो जाएगी सिस्टाइटिस, CYSTITIS, सिस्टाइटिस। इट मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द यूरिनरी ब्लैडर। आई रिपीट अगेन, फिर से समझिए। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, 4 बैक्टीरिया जिनकी पूरी कॉलोनी होती है। ठीक है। जैसे एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस और एस्चेरेसिया कोलाई। ये 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कॉलोनी इनकी होती है, ये हार्मलेस होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं विटामिन के का और फॉलिक एसिड का हमारी बॉडी में। ये क्या करते हैं कि अगर ये तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन अगर किसी बॉडी के अन्य पार्ट में पहुंच जाए तो हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा है, तो पब्लिक टॉयलेट को यूज कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एस्चेरेसिया कोलाई फीकल मैटर के द्वारा बाहर निकले होंगे, और ये वो एलाइव हैं, जीवित हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया टॉयलेट यूज करने और किसी कारणवश उसके यूरिनरी ब्लैडर में चले गए तो क्या हो गया, उसको सिस्टाइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेमेशन इन द यूरिनरी ब्लैडर। ओके गाइस, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया की एक एक्टिविटी क्या है। एक तो मैंने बताया कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के और फॉलिक एसिड का। दूसरा इनका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं ये जो होता है, जैसे एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, आप समझिए। गैसेस इन द बावल कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, मेनली इन नाइट्रोजन, सॉल्वेन विथ फूड एंड ड्रिंक एज ए फीचर्स ऑफ सम एंजाइटी स्ट्रेस। ओके। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं कंटेंट,
स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो कंटेंट आते हैं इस पर ये जो बैक्टीरिया हैं ये अपनी एक्टिविटी करते हैं, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी होने से क्या होता है, कुछ तरह की कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, जो कि क्या होती हैं, फ्लैटस द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन, फ्लैटस मतलब गैस के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर पास हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फीकल मैटर होते हैं इस पर ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और इससे गैसेस बनती है जो कि बाहर पास आउट होती हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी कॉलोनी ये सिंथेसाइज करती हैं विटामिन के और फॉलिक एसिड। ओके, तीसरा है मास मूवमेंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और माइक्रोबियल एक्टिविटी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा काम है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब ये होता है कि द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट एग्जिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमने पहले बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, 4 से 6 बार ही होती है। तो 4 से 6 बार में ही होती है। ठीक है, नहीं होती है तो बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन लार्ज इंटेस्टाइन इन एब्डोमिनल कैविटी, और बीमारी हो जाती है। तो 4 से 6 बार ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, या फिर एक अभी जो रिसेंट स्टडी की गई है उसके अनुसार ये पता चला है कि 4 से 6 बार, या हम इसको कह सकते हैं 8 से 10 बार। ठीक है, कहीं कहीं ये भी स्टडी की गई है कि 1 घंटे में 2 बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह बराबर नहीं होता है। तो अलग अलग स्टडीज़ हैं, लेकिन ये तय है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लगातार इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है गाइस कि जो फीकल मैटर वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक मास मूवमेंट होता है और ये फीकल मैटर क्या करते हैं, बाहर की तरफ पास आउट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मास मूवमेंट करता है ताकि फीकल मैटर बाहर की तरफ पास आउट हो जाए। फिर डिफेक्शन है, डिफेक्शन मतलब मल होता है, मानव मल होता है, उसे ह्यूमन डिफेक्शन कहते हैं, मानव मल, स्टूल। जैसे मेचुरेशन मतलब होता है मूत्र त्याग करना, डिफेक्शन मतलब होता है मल त्याग करना। ठीक है, तो डिफेक्शन का मतलब हो गया DEFAECATIO, यानी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्शन होता है, स्टूल को बाहर पास किया जाता है, उस स्टूल के अंदर क्या क्या होता है गाइस, जो कंपोजिशन ऑफ स्टूल है उसके अंदर पहले तो 60 से 70% इसमें पानी होता है। ठीक है, जो स्टूल बाहर पास आउट होता है उसके साथ गैस भी पास होती है। तो गैस कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और फिर जो हमने बात किया है हम लोगों ने वो है मीथेन। और मीथेन के अलावा तो गैस पहले समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन, ये गैसेस पास होती हैं। साथ में नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होती है, साथ में बहुत अन्य भी पानी भी बाहर पास आउट होता है स्टूल में। गैस के साथ जो स्टूल पास होती है उसमें 60 से 70% पानी होता है। इसके अतिरिक्त फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर क्या होते हैं, इनडाइजेस्टेबल सेलुलर इनडाइजेस्टेबल जो चीज़ें हैं वो फाइबर के रूप में बाहर जाती हैं, इनडाइजेस्टेबल जो पची नहीं हैं चीज़ें। इसके अलावा डेड एंड लाइव माइक्रोब्स भी होते हैं उसमें एपिथेलियल सेल्स भी होती हैं। ठीक है, और साथ में फैटी एसिड भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। म्यूकस क्या करता है, एक तरह का लुब्रिकेंट म्यूकोसा से सीक्रेट होता है जो कि लुब्रिकेंट बनाता है, और ये म्यूकस जो होता है वो भी स्टूल के द्वारा बाहर पास आउट होता है गाइस। ओके, अब हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डायवर्टिकुलोसिस हो गया। व्हाट इज डायवर्टिकुलोसिस, समझ लीजिए। द डायवर्टिकुलोसिस इंक्लूड द herniations of the living mucosa via the circular muscles between the tinea coli। गाइस ये जो मैंने बात किया ना टेनिया को, देखिए हार्निया यहाँ पर आ रही है। हार्निया क्या होता है, अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाना। अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाने को हम कहते हैं हार्निया। ठीक है, हार्निएट कर जाना मतलब फैल जाना। जैसे जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो इन्गुनल कैनाल होता है उसमें अगर इंटेस्टाइन नीचे की तरफ सरकने लगे तो उसे हम कहते हैं इन्गुनल हार्निया। ठीक है, इसी तरह जो स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जिसे हम फंडस कहते हैं, जहाँ कार्डियक स्पिंचर होता है, अगर वो हिस्सा बाहर की तरफ निकलने लगे, अपनी सीमा को पार कर जाए, वो इसोफेगस की तरफ बढ़ने लगे तो उसे हम कहते हैं हाइटल हार्निया। इसी तरह अम्बलाइकल हार्निया होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो होता है ना,
जिसे हमने बात किया टेनिया कोलाई, जो कि एक लंबा बेंड होता है, जो कि अपेंडिंग से शुरू होता है, जो अपेंडिंग से शुरू होता है और सिग्माइड तक जाता है, ये लंबा बेंड होता है, इसे टेनिया कोलाई कहते हैं। कई बार उसमें क्या होता है, हार्निया। हेलो गाइस, फिर से इसको समझिए। डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है? देखिए, जो मैंने बताया ना, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, इनर मोस्ट जो होती है वो म्यूकोसा होती है, ठीक है, उसी से म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर क्या है बाहर पास आउट हो। तो इनर मोस्ट जो होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद होती है सब म्यूकोसा अंदर, उसके बाद बाहर की तरफ, फिर उसकी ये मसल लेयर होती है लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, उसके बाद होती है बाहर पेरिटोनियम, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो फिर हम ये बात करते हैं कि जब यहाँ पर कोई चीज़ अपनी सीमा पार कर जाए, जैसे चाहे म्यूकोसा की बात करें या सर्कुलर मसल लेयर की बात करें या उसके बीच के स्पेस को बात करें या ऊपर का टेनिया कोलाई की बात करें, तो जब ये जो स्ट्रक्चर जो हैं ये किसी कारणवश ये स्ट्रक्चर अपनी सीमाओं को पार करने लगे, तो इसे को हम डायवर्टिकुलोसिस कह सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द डायवर्टिकुला इज नेम्ड एज डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस हमने बताया ना, ITIS जहाँ लगा होता है आइटिस, वो इन्फ्लेमेशन होता है। जब ये डायवर्टिकुला एरिया में होता है तो इसे हम कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। तो यही होता है। इसमें आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर ये देखिए, ये बड बने हुए हैं। ये बड क्या करते हैं, ये हार्निएट कर गए हैं। ये म्यूकोसा की लेयर जो है वहाँ से आप देखिए टीनिया कोलाई के पास से ये हार्निएट कर गए हैं। ओके, अगला है गाइस वोल्वुलस। ये वोल्वुलस क्या है, इसको समझिए। इट्स ये सारी देखिए बीमारियां हैं। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका फंक्शन पढ़ लिया, उसमें ब्लड सप्लाई पढ़ लिया। ये सब बीमारियां हैं, तो इसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। इट्स अ क्लिनिकल इलनेस वेयर अ पोर्शन ऑफ गट रोटेट्स, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑन द एक्सिस ऑफ इट्स मिसेंट्री। इट्स टिपिकल हैपेंस बिकॉज ऑफ एडहेशन ऑफ anti-mesenteric border of the gut to the parietes or some other viscera. It might correct itself spontaneously of the rotation may continue until the blood supply of the gut is cut off, leading to ischemia. Okay, ischemia necrosis हमें पता है क्या है। The sigmoid colon is susceptible to volvulus due to extreme freedom of its mesentery, the pelvic mesocolon. Okay, गाइस, अगर हम इसको अच्छी तरह फिगर से समझें कि वोल्वुलस क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हैं। आप ये देखिए, एक नॉर्मल एनाटॉमी आपको दिख रही है, एक आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है मैल रोटेशन, ठीक है। मैल रोटेशन आपने समझा ये कैसा हो गया, ठीक है। और तीसरा आपने देखा है वो लिखा है फिगर वोल्वुलस। वोल्वुलस में आप देखिए क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो जो बगल में उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आपस में रोटेट कर जाते हैं, और इस तरह से ये बिल्कुल क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन हो जाती है, इसे वोल्वुलस कहते हैं। देखिए, इंटेस्टाइन में जब हम वोल्वुलस की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि आंत में जो चीज़ें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो चीज़ें क्या होती हैं, कंटेंट रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, नहीं होता है, और फिर वहीं पर परफोरेशन होता है, मतलब आंतें फट जाती हैं। ये वोल्वुलस में बहुत ही कॉमन है। अगला गाइस है इंटरसेप्शन। देखिए, इंटरसेप्शन क्या होता है, ये था, it's a clinical conditions where a proximal section of the bowel investigates into the lumen of an adjoining distal section. This might cut off the blood supply to the bowel and cause gangrene. The different form of the interceptions are ileal, okay, ileocecal and colocolic. The ileocecal interception is the most typical form. गाइस, इंटरसेप्शंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये देख सकते हैं आप, अपेंडिक्स है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, आप नीचे देख सकते हैं इंटरसेक्शन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, को उसी के अंदर क्या होता है ना, घुस जाना, उसी में क्या होता है, छिप जाना, बैठ जाना, ठीक है। अपेंडिसाइटिस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है।
ये देखिए गाइस, एक फिगर है जिसमें ये कोलोनोस्कोपी हो रही है, एक दूरबीन विधि से जांच हो रही है, अंदर कोलोन तक की जांच हो रही है कोलोनोस्कोपी में कि अंदर क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं आंत जो है वो रुक तो नहीं गई है, उसमें फिकल में उसमें मैटर जमा तो नहीं हो गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो अंदर का जो इंग्रेडिएंट है वो रुक जाता है, जो खाना वगैरह है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रुक जाता है। जो जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है परफोरेशन में, वो खाने क्या होते हैं, लीकेज होती हैं, आंतें फट जाती हैं, वो बाहर निकल आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसी तरह होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फीकल मैटर क्या होता है, रुक जाता है, और परफोरेशन होता है तो फीकल मैटर क्या होता है, बॉडी के बाहर, इंटेस्टाइन के बाहर निकल आता है, कोलोन के बाहर चला जाता है, लीकेज करता है। तो इसमें देखिए, ये जाँच करने के लिए यहाँ पर कोलोनोस्कोपी जाँच होती है, इसी तरह सिग्माइडोस्कोपी जाँच भी होती है। गाइस ये देखिए, ये कोई लार्ज इंटेस्टाइन में पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, पर फिर परफोरेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये जो आंत है, ये आंत देखिए यहाँ पर फट गई है और इससे फीकल मैटर सारा बाहर निकल आया। लार्ज इंटेस्टाइन में आंत फट गई है, परफोरेशन हो गया है। गाइस ये देखिए, आंतें ये क्या है, फट गई हैं। ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइस, इस फिगर के बारे में। ये आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, कोलन कैंसर हो गया है। इसमें जांच यहीं से होती है, दूरबीन विधि द्वारा जांच होती है। ये कोलन कैंसर का फिगर यहाँ पर बना है। गाइस आशा करता हूँ आप खुश होंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज़ अमित त्रिपाठी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। कोई सवाल जवाब है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए। वरना फिर क्या होता है कि अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कोई चीज़, गाइस मैंने बड़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ समझाया है। आप उसे एक बार दो बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कॉलेज खुलने पर आप मुझसे मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। गाइस अंत में चलते चलते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई चीज़ आप वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।